हमने बलात्कारियों को माला नहीं पहनाई है गुजरात की तरह। एक अनाम सा व्यक्ति एक अशोभनीय टिप्पणी करता है, हम में से कोई उसके पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। यह फर्क है। हमारे किसी नेता ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, कांग्रेस की विधवा कहा, हमारे किसी नेता ने जर्सी गाय कहा नहीं। क्या आपको नहीं लगता इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी को भी एक बार कह देना चाहिए था मंच से कि तेजस्वी यादव ही हमारे सीएम फेस हैं? अगर तेजस्वी जी भी चाहें कि अपने को पृष्ठभूमि में आप रख लें तो उनके लिए भी संभव नहीं है। और मैं बता रहा हूं, आज की डेट में जब वो जंगल राज बोलते हैं तो जनता थूकती है। प्रधानमंत्री जी जब आप अपने को नॉन बायोलॉजिकल बता देते हैं तो मैं क्या सवाल करूं? हम तो बायोलॉजिकल बीइंग से सवाल करते हैं। प्रधानमंत्री जी के खुद के भाषण गालियों के आभूषण से ऊपर से नीचे लैस होते हैं। नमस्कार, मिहिर गौतम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज हम बात जिनके साथ करने आए हैं वो है मनोज झा जी, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद हैं और रणनीतिकार भी माने जाते हैं और कहा जाता है थिंक टैंक पार्टी के ये हैं। भले बहुत ज्यादा आपको टीवी पर ना दिखते हों, लेकिन तमाम रणनीतियों के पीछे मनोज झा जी की बड़ी भूमिका रही है। मनोज झा जी, आपका स्वागत है शुक्रिया हमारे साथ। और सबसे पहले शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया आज बात करने के लिए। आप व्यस्त थे, बिहार में लगातार थे। कैसा रहा वोटर अधिकार यात्रा का रिस्पांस, क्या है बिहार में? देखिए, मैं बता रहा हूं कि इनिशियली जब तेजस्वी जी या राहुल जी ने जो सोचा होगा, मैं समझता हूं उनकी कल्पना से भी परे प्रभाव के संदर्भ में मैं कह रहा हूं। और कोई भी यात्रा जब किसी दो व्यक्ति के जहन से निकल करके आम आवाम की यात्रा हो जाती है तो फिर मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ती। नंबर एक। नंबर दो, 1 तारीख को इसका आधिकारिक तौर पर समापन हुआ। जी बिल्कुल। तो बस यात्रा का समापन हुआ, यात्रा के संदेश का समापन नहीं हुआ। वो संदेश मत सुरक्षित करने को वोटर अधिकार यात्रा के बस उस कंपोनेंट तक नहीं रहा, बल्कि वोट किस लिए? बदलाव के लिए वोट होता है, बेहतर स्वास्थ्य के लिए वोट होता है, नौकरी के लिए वोट होता है, पलायन पे विराम लगे उसके लिए वोट होता है, सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़े उसके लिए वोट होता है, सामाजिक सौहार्द बेहतर बना रहे उसके लिए वोट होता है। तो मैं समझता हूं एक मत के इर्द गिर्द कई सारे मत होते हैं, यानी एक वोट वाला मत और एक वैचारिकी वाला मत। और मैं समझता हूं ये सब का सम्मिश्रण बिहार की धरती पर ही नहीं, मैं कहूंगा बिहार के बाहर भी इसका बहुत ही व्यापक प्रखर संदेश गया। एक बात यह है कि ये जो यात्रा थी ये पूरे बिहार में तो नहीं घूमी है। आप लोगों ने एक पूरा स्ट्रेच कवर किया है बिहार में, जिसमें पूर्णिया है, कटिहार है, पटना में भी आप लोग रहे हैं, या बाकी जो जगह स्ट्रेच है उसमें, लेकिन पूरे बिहार में नहीं घूमी है यात्रा। तो आपको लगता है कि इसका संदेश पूरे बिहार में जाएगा जो आप लोग कहना चाहते हैं? मैं आपको एक उदाहरण दूं जी। ये जो दौर है ना, थोड़ा हम लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए सोशल मीडिया का भी, कि अगर यात्रा मुजफ्फरपुर से गुजर रही है तो उसके 100-200 किलोमीटर बाएं और 100-200 किलोमीटर दाएं यात्रा पे इसका असर होता है। दूसरा, अगर राहुल जी तेजस्वी जी की इस यात्रा से पूर्व देखें तो बीते तकरीबन 1 बरस से किसी न किसी माध्यम से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी जनसंपर्क में है, पंचायत स्तर तक वो पहुंचे हैं। और मैं समझता हूं अभी भी योजना बन रही है कि अलग अलग जिलों में जाकर के इस संपर्क अभियान को बढ़ाया जाए। इसमें वोटर अधिकार ही नहीं, एक बदलाव का पूरा व्याकरण किस प्रकार लोगों को स्पर्श करता है, इसकी कोशिश होगी। एक बात है कि इस यात्रा में जो मैंने एनालाइज किया, तेजस्वी यादव मंच से जो लगातार वो कह रहे थे कि तेजस्वी सरकार अगली बार, लेकिन जिस तरह से आरजेडी बार बार ये कहती है सेंटर को लेकर के, खास करके कांग्रेस से अगर कोई प्रधानमंत्री होगा तो आरजेडी बिल्कुल उस पर शायद एकमात्र ऐसा दल होगा जो विदाउट एनी इफ एंड बट वो सपोर्ट करते रही है। क्या आपको नहीं लगता इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी को भी एक बार कह देना चाहिए था मंच से कि तेजस्वी यादव ही हमारे सीएम फेस हैं बिहार में? एक बात
कुछ चीजें मैं बार बार कह रहा हूं और आपसे भी कहता हूं आज, बिहार की सियासत को जो भी जानते हैं, लेफ्ट के हों, राइट के हों, हमारे विरोधी वो हों, उनको पता है कि सत्य क्या है। अब मैं तो बार बार एक बात कहता हूं कि अगर तेजस्वी जी भी चाहें कि अपने को पृष्ठभूमि में आप रख लें तो उनके लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि एक लकीर खींची जा चुकी है। हाँ, कांग्रेस को भी यह हकीकत पता है, लेकिन हर दल अपनी टाइमिंग चुनता है इंडोर्स करने का, उसको अकॉर्ड करने का। और ये मीडिया के लिए भी एकेडमिक सवाल ही है, सिर्फ एकेडमिक सवाल है कि कुछ पूछना चाहिए। तो इस पर सवाल पूछा जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम लोग इंतजार कर रहे थे नहीं कि मंच से क्या इस तरह के, जैसे इसलिए कह रहा हूँ, जैसे जेडीयू बीजेपी का अगर आप देखें तो वो कहते हैं, बाकी छोड़ दीजिए आप, एलजेपी की मैं बात नहीं करूंगा या बाकी जो सहयोगी, लेकिन बीजेपी कहती है आकर के हाँ नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। अमित शाह जी बोलते हैं क्या? अब अमित शाह जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी में जिनको आप बड़े नेता मान करके कोट कर रहे हैं, वो सब अपनी अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अपने संघर्षों में मौजूद है। मैं सिर्फ एक बात आपको कह दी मैंने कि हर दल एंडोर्समेंट का अपना टाइम चुनता है और ये विशेषाधिकार उनका बना रहना चाहिए। बाकी जो सार्वभौमिक सत्य है, जो हकीकत है, वो है। लेकिन एक रियलिटी है जिससे आप इनकार नहीं करेंगे कि 2020 के चुनाव में तेजस्वी बेशक 2015 में लालू प्रसाद यादव का नेतृत्व अभी भी पार्टी में लालू प्रसाद यादव का, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ग्राउंड पे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जिन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत किया, जो चेहरा बन करके उभरे, 2020 में ही तेजस्वी यादव आ चुके थे सामने। लालू यादव के नाम पे नहीं, लोगों ने तेजस्वी यादव, जैसे किसी को कहा जाता है लालू प्रसाद यादव का बेटा है तेजस्वी यादव, ये अच्छा है अपनी जगह, इस पर मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव उससे बाहर निकल चुके हैं। लोग अभी जहां उनको देखते हैं वो तेजस्वी यादव कह करके कहते हैं। तो 2020 में जो नेता एस्टैब्लिश हो चुका है बिहार की राजनीति में, तो एक क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तमाम जो सहयोगी दल हैं एक मंच पे एक मौका मिले तो कहे कि आपकी वो इच्छा भी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा ना कि इंडोर्समेंट का एक टाइम होता है। दूसरी चीज मैं बताऊं, आप लोग अक्सर मीडिया में ना बनाम का बहुत जल्दी करते हैं, लालू जी बनाम तेजस्वी जी, ये बनाम नहीं है, निरंतरता है। लालू जी के दौर की अलग मुश्किलात थी, अलग चुनौतियां थी, वो एक ऐसे समाज से भी जूझ रहे थे जो समाज, मैं समझता हूं कि समता से मिलो, सामाजिक न्याय में उनका योगदान नहीं, मैं इसलिए पूरी बात सुन लीजिए, वो समता मूलक अवधारणा से मीलों दूर करा था। उनकी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश उस सत्ता के व्याकरण को ठीक करने में गया, उसको रिपेयर करने में गया, बल्कि रिप्लेस करने में गया, रिपेयर से ज्यादा रिप्लेस करने में गया। और तेजस्वी जी मैं समझता हूं उससे विलग नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। आज के दौर की चुनौतियां अलग है। केंद्र में एक अधिनायकवादी शासन तंत्र है। उस अधिनायकवादी शासन तंत्र ने ये कोशिश की है कि मौलिक मुद्दों पर कोई बात ना हो, बातें किन पर हो जिनका आम आदमी की जिंदगी से कोई अवधारण, कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं बार बार सदन में कह चुका हूं कि प्रधानमंत्री जी जब 14 में उतना बड़ा मैंडेट लेके आए तो वो मंदिर मस्जिद के नाम पे नहीं आए थे, विकास 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार, बिल्कुल। लेकिन लोगों ने हकीकत में तब्दील होते नहीं देखा। तो मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं, आज के दौर की चुनौतियां हैं कि उस औपन्यासिक चित्रण को जिसका सृजन भाजपा ने किया है, उसको भी भेद किया जाए, उसमें छेद किया जाए। ये तेजस्वी यादव के दौर की चुनौती। आरजेडी को कैसे बचा करके रख पाए आप लोग बिहार में, जबकि ये वो दौर था, लालू प्रसाद यादव लंबे समय तक जेल भी रहे उस दौर में, और बावजूद मुश्किल क्यों हुआ आरजेडी नहीं टूटी? इसके पीछे क्या वजह है कि आप जोड़ के रख पाए पार्टी? एक बात, हम कोई नेता जोड़ के सिर्फ नहीं पूरी पार्टी को। देखिए, एक तो है कि एक वैचारिक आधार रहा है राजद का, आप हमसे सहमत हो असहमत हो वो आपकी मर्जी, लेकिन वैचारिकी पर अगर मूल्यांकन होगा तो हम खड़े उतरेंगे। जैसे आप ही ने संभवतः इंटरव्यू शुरू होने से पूर्व बातचीत के क्रम में कहा था कि हमने कभी समझौता नहीं किया, बड़ा आसान था, इतना केस मुकदमा, थोड़ा आंख मीचने की देर थी, महाराष्ट्र वालों की तरह या आसाम वालों की तरह, लेकिन कभी नहीं किया, न पिता ने किया न पुत्र ने किया। तो वो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लोगों को भी देता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम चुनाव जीत जाएं या हारें,
एक कंसिस्टेंट एक बड़ा ब्लॉक हमारे पक्ष में रहा है। उस ब्लॉक की हमेशा इच्छा रही है कि हमारी राजनीति की दूरी दक्षिण पंथी अधिनायकवाद के खिलाफ, और उस धुरी के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, उसकी वजह से भी बिखराव हमारे अंदर कोशिश की गई, हुआ नहीं कभी। जिस राज्य में जाति सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, वहां रोजगार के मुद्दे पर या विकास के मुद्दे पर बात हो रही थी, लेकिन चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले वो मुद्दा पीछे छूटता दिखता है और नया मुद्दा आ जाता है वोट चोरी का, और एक तरफ दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से आ जाता है प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई। क्या आपको लगता है कि चुनाव में जो अहम मुद्दे हैं, बिहार के पलायन हो, बेरोजगारी हो या तमाम, वो पीछे छूट जाएगा और फिर इस पे वोटिंग हो जाएगी? आप स्मरण करिए, आपके पहले प्रश्न के जवाब में मैंने आपको एक इशारा किया था कि मताधिकार सुरक्षित रहे, इसकी यात्रा थी है, वोटर अधिकार। लेकिन उस मत के इर्द गिर्द जो सारे मत थे, रोजगार नौकरी को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, बदलाव को लेकर के, सामाजिक सौहार्द को लेकर के, सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़े, पलायन रुके, ये उस वोटर अधिकार यात्रा की प्रेरणा में, उसके अंतर्निहित तत्वों में, प्रेरणा खाली किनारे करिए, अंतर्निहित तत्वों में है। तो ये ए बनाम बी नहीं हुआ, बल्कि मैं कहूंगा इसका विस्तारीकरण हुआ है। अच्छा। नंबर एक, रही बात प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे में, शायद अगर मैं आपसे नाम पूछूं तो आपको नाम भी पता नहीं होगा कि कौन बंदा था। यह बड़ी मुश्किल से, चूंकि मीडिया में है तो नाम पता आपको। हालांकि मंच जो था, जो मंच जो होता है जिसका, जैसे आप तो इतने मंच पे जाते हैं। नहीं, मैं मंच आपको बता रहा हूँ। आप अगर आप उस इलाके के भी हैं संभवतः, दरभंगा के हैं, दरभंगा में अलग अलग जगहों पर, जैसे अब अलग अलग गांवों से लोग आए थे, धूप बहुत तेज थी, तो शेड की व्यवस्था थी। अच्छा। उस मंच पर ना राहुल जी को जाना था, ना तेजस्वी जी को जाना था। अच्छा। ना हमारे कोई विधायक। मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि मैं यात्रा का हिस्सा था। एक अनाम सा व्यक्ति एक अशोभनीय टिप्पणी करता है, हम में से कोई उसके पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। यह फर्क है। हमने बलात्कारियों को माला नहीं पहनाई है गुजरात की तरह। हमारे किसी नेता ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, कांग्रेस की विधवा कहा, हमारे किसी नेता ने जर्सी गाय कहा नहीं। और ये अनाम व्यक्ति, सजा दो, चिन्हित करो, चिन्हित कर लिया आपने, सजा दो। लेकिन ये डेस्परेशन क्या दिखाया हम सबको? प्रधानमंत्री जी के खुद के भाषण गालियों के आभूषण से ऊपर से नीचे लैस होते हैं। लोकसभा चुनाव नहीं भूले हैं हम। भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा कौन बोला? अदना कोई व्यक्ति नहीं बोला, देश के प्रधानमंत्री बोले। लेकिन भाषा जो है मनोज जी, आप लोग लगातार राजनीति में लंबे समय से, जो भाषा होती जा रही है, बाद में तेजस्वी यादव का बयान आया कि बीजेपी के विधायक ने विधानसभा के अंदर उन्हें गाली दी, ये तमाम चीजें, ये भाषा का स्तर इतना गिरता जाएगा तो कैसे राजनीति मैं चलेगी? मानता हूं 12 वर्षों में ये हुआ है। मुझे कहने में कतई मैं कोई इसमें दोषारोपण नहीं कह रहा हूं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। मैं बार बार कहता हूं, विपक्ष का अलग से कोई प्रधानमंत्री नहीं होता है जी, बिल्कुल। चुनाव तक हम लड़ते हैं, चुनाव बाद मेरे प्रधानमंत्री क्या मैं उनसे यह अपेक्षा ना करूं इस पर एक वो स्पेशल सेशन बुलाएं? ये आप अहम बात बोल रहे हैं कि स्पेशल सेशन बुलाएं। ये जो भाषाई गिरावट है, क्योंकि संसद में हम लोगों ने देखा, पिछली बार संसद में बीजेपी के सांसद बोल गए ऐसा, हम लोग हैरान रह गए। आप अब इस दौर में हैरान रहने की जरूरत नहीं है। इस दौर में जिसमें गांधी के कातिलों को सबसे बड़ा देशभक्त बताया जा रहा हो, और उसके लिए प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी क्या थी? मैं मन से माफ नहीं करूंगा। यह माफी का कौन सा नमूना है, कौन सा उदाहरण है? प्रधानमंत्री जी, आप इनिशिएटिव लीजिए, कहिए ना मैं, ना मेरे लोग, ना प्रतिपक्ष, कोई नहीं बोले, कोई अगर, और मैं चुनाव आयोग से भी आग्रह करूंगा, कोई भी नेता किसी भी दल का, प्रधानमंत्री हो, नेता प्रतिपक्ष या अदना सा सांसद हो, या कोई नेता हो चुनाव में, अगर वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, डिबार कर दीजिए उसको चुनाव लड़ने से। नहीं, एक नया तंत्र चल रहा है जो आप भी देखते होंगे, सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू किया जाता है। आपने गांधी जी का जिक्र किया, इसलिए मैं बोलूंगा 2 अक्टूबर से पहले अचानक से गांधी जी के कातिल को ट्रेंड करवाया जाता है और हजारों लोग कमेंट्स करते हैं। इस पर कोई कुछ नहीं बोलता इस देश में। आप कभी कभी, मेरे एक स्टूडेंट ने रिसर्च किया था, उन तमाम लोगों को
जो ट्रेंड में ट्विटर हैंडल्स हैं, हाँ। उनको फॉलो करने वालों की लिस्ट कभी देख लीजिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। लेकिन इसको नहीं, लेकर के तो नहीं, विपक्ष को मिहिर- भी मिहिर- बाहर आना चाहिए ना। मिहिर जी, सड़क पे 2 अक्टूबर को कम से कम विपक्ष तो दिखे कि आ जाए बाहर निकल के, कैसे महात्मा हम गांधी कैसे के हत्यारे को हम कैसे आप कैसे ट्रेंड करा सड़क दें। पे आए कि आपको दिखे? आप लोग देखना नहीं चाहते हम लोगों को। अभी तो आप लोग नहीं, दिख रहे हैं, नहीं, अभी तो दिख रहे हैं। नहीं, दिल्ली में भी इतना दिखे कि अभी- अब जो नहीं। विरोध में थे वो भी बोल रहे हैं कि अब साहब विपक्ष दिख रहा है। आपको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जी। नफरत का कारोबार इतना बढ़ा दिया है ना 10 वर्षों में, कि जो भी स्नेह और प्यार की जुबान बोलेगा उसके खरीदार कम हो गया। खरीदार ज्यादा है नफरत के। आप एक जुबान नफरत की बोलिए, आपको लाइक्स, आपको प्रमोशन सब होगा। मतलब नफरत की जुबान बोल करके लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के पद तक जा रहे हैं। शमशान कब्रिस्तान किसने किया था? जालीदार टोपी कौन बोल रहा था? और आपको ऊंचे पद मिल रहे हैं, ओहदा मिल रहा है। इतिहास के नायकों को लड़ाते भिड़ाते रहो, एक दूसरे के लिए गाली और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करो उन हीरोज के लिए जो इतिहास में दफन हो चुके हैं। आप उनको जिंदा करके इस तरह की चीजें कर रहे हो, और इसको क्रेडिबिलिटी दी जा रही है, लेजिटिमेसी दी जा रही है। एनसीईआरटी जैसी चीजें इस फिक्शन को आभूषण पहना देती है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये इनिशिएटिव लेकर के अगर हमने इस पर विशद चर्चा और विराम नहीं लगाया तो हमारा लोकतंत्र में चुनाव कोई जीते हारे, देश हार रहा है प्रति क्षण। फिर से बिहार पर लौटते हैं और बात करते हैं। आप लोग ने कहा वोट चोरी बिहार में हो रहा है, जिसको लेकर के तमाम सबूत चुनाव आयोग कहता है कि हमारे पास में जो कंप्लेन है वो इन लोगों ने नहीं दिया है। कहा है लगातार, आपने भी सुना होगा। क्या वाकई ये सच है कि आप लोगों ने कंप्लेन दिए हैं ऑफिशियली उनको? अपने आप सुनिए। हाँ। आपको मैं अपना उदाहरण, क्योंकि मैंने इस पर लिखा भी है जी, और लंबी फहरिस्त जिन लोगों की है एसआईआर के प्रारंभ से, उसमें से एक मैं हूं, कई साथी और हैं जिन्होंने लिखा है। आप ये बताइए कि अगर ये प्रक्रिया इतनी ही पारदर्शी और अच्छी होती, एक फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर ने इसके पक्ष में नहीं लिखा, एक ने भी नहीं। अच्छा। जितने बीते 20 वर्षों में जो जीवित हैं हमारे इलेक्शन चुनाव आयुक्त, सब ने इसके खिलाफ लिखा। एसआईआर के कहा कि ये भाई ये तरीका ही गलत है, ये डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का प्रोसेस है। क्या वो सब विजडम विहीन है? सारा विजडम अभी वर्तमान वाले को ही है, या विजडम का सोर्स कहीं और से है? दूसरा मैं आपको बता रहा हूं जो प्रैक्टिकल दिक्कतें हम लोगों को आ रही हैं। बीएलएस ने कुछ चिन्हित किया, वो बीएलओ के पास जाएगा। हाँ, बीएलए हुआ बूथ लेवल एजेंट, जो अलग अलग पार्टी का होता है। वो जाते हैं बीएलओ के पास। बीएलओ कहता है अच्छा इसमें ये कमी है, कल ये करके लाना। अगले दिन वो बीएलओ के पास फिर गया, जरूरी नहीं कि मिल जाए अगले दिन। अच्छा, वो ये कहेगा कल आना, आज मैं उस गांव हूं या वहां फलाना जगह हूं। इसमें कितना दिन लग गया? एक हमने ट्वीट किया, एक इस तरह का केस, उसके बाद प्रशासन हर जगह ये संदेश दे गया, चुपचाप एंटरटेन नहीं करना है। और तब आप कहिएगा कि कंप्लेन नहीं आ रहे हैं, कंप्लेन्स नहीं आ रहे हैं। कंप्लेन्स की कमी है क्या? मैं समझता हूं कि अधिकांश हमारे मित्रों ने काम किया है इस पर। कई पत्रकारों ने इतनी जबरदस्त रिपोर्टिंग की है एविडेंस के साथ। क्या वो सबूत नहीं है? और एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं कह रहा हूं, तो ये जिद क्यों है चुनाव आयोग? देखिए, अगर आप लोग कहते हैं ये जिद है चुनाव आयोग की, वो सुनना नहीं चाहता है। चुनाव आयोग तो सबके लिए है, विपक्ष के लिए, सरकार के लिए। जो आप कह रहे हैं वो थ्योरेटिकल चीजें हैं, जैसा लिखा गया था आर्टिकल 324 में, जो सुकुमार सेन हमारे प्रथम चुनाव आयुक्त की परिकल्पना थी। आज के चुनाव आयुक्त खुद कहते हैं कि नया वाला आयोग है। तो मैंने उसे कहा भी कि संवैधानिक संस्थाओं में नया पुराना नहीं होता है। वो निरंतरता होती है। संसद नई इमारत हो सकती है, संसद नहीं होगी। संसदीय लोकतंत्र निरंतरता में, सरकारें भी निरंतरता में होती हैं। कुछ सैद्धांतिक बदलाव होंगे, कुछ नीतिगत बदलाव होंगे, लेकिन सरकार निरंतर होती है। इसलिए सरकार, अगर कोई देश किसी देश के साथ एक सरकार का कमिटमेंट करार होता है तो आने वाली सरकार भी उसको खारिज नहीं करती, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। इसको कहते हैं कंटिन्यूटी। अब अभी वाले में मैं समझता हूं कि वो जिद जिसका आपने जिक्र किया, वो जिद उनकी है या ओढ़ी हुई जिद है,
या उड़ाई हुई जिद है, अब इसका इतिहास विश्लेषण करेगा। इतिहास विश्लेषण करेगा। आपको लगता है कि आप लोगों के वोटर जो अभियान यात्रा है या जो वोट चोरी को लेकर के आप लोग का आरोप रहा है, उसके बाद क्या मतदाता भी जागरूक हुआ है और वो अपने नाम को लेकर के ज्यादा बिहार में जाने लगा कि अगर मेरा नाम कटा है तो जोड़ो इसको? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, इसका जो सबसे बड़ा फायदा मैंने देखा, शायद बीजेपी के लोगों को भी पता है, उनका वोटर भी जाग गया। कमिटेड वोटर है बीजेपी का, लेकिन वो अपना वोट डायरेक्ट डालना चाहेगा, चोरी से नहीं। क्योंकि एक अब स्टेटस, जैसे पहले ये रहता था कि अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते थे। हमने देखा अभी जब बिहार में भी हम बात कर रहे थे, लगातार हमारे जो वहां पर पत्रकार हैं उनसे, वो कह रहे हैं लोगों ने इसको अपने उससे जोड़ लिया कि उनका नाम होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो उस जगह पे उनकी वैल्यू नहीं। उसके अलावा इसका बहुत सारा कैस्केडिंग इफेक्ट भी होता है। अच्छा, वोटर लिस्ट से बहुत सारी चीजें तय हो जाएंगी आने वाले दिनों में। हो सकता है अगर यही माइंडसेट रहा कि सबाल्टर्न के खिलाफ एलीट का एक विद्रोह, ये विद्रोह ही मैं कहता हूं, एलीट कू अगेंस्ट सबाल्टर्न, प्रभु वर्ग ने डिजाइन किया, प्रभु वर्ग के एजेंटों ने इस पर काम किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर आदमी कॉन्शियस हो चुका है कि उसको लगता है कि ये सिर्फ वोटिंग नहीं, कई सारी चीजों से जुड़ा हुआ मसला है। इसलिए ये जन आंदोलन में तब्दील हो गया है। ये अब सिर्फ तेजस्वी जी, राहुल जी की यात्रा नहीं रही, मतलब इस यात्रा ने इतना इम्पैक्ट किया है कि जो हमारे हमारे पारंपरिक वोटर नहीं है वो भी जग गए और वो भी विजिलेंट। नीतीश कुमार को लेकर के क्या कहेंगे? नीतीश कुमार अगर वापसी फिर से आपके साथ आना चाहें, एक स्थिति बने, तो क्या फिर से आप लोग नीतीश कुमार के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे? देखिए, आप लोग 2 बार साथ रह चुके हैं। देखिए, मैं एक बात कहूं, हाँ। ये काल्पनिक सवाल अक्सर आ जाते हैं, ये विशुद्ध काल्पनिक सवाल है। लेकिन नहीं, मैं आपको कारण बता रहा हूं क्यों काल्पनिक। लेकिन एक दिन में बदल जाता है मनोज जी, मतलब हम लोग को हैरानी थी, नीतीश कुमार जब पिछली बार गए थे आप लोगों के साथ में, तो एक दिन पहले का प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप उठा के देखें, नीतीश कुमार बड़े कॉन्फिडेंटली अटैक कर रहे थे आरजेडी के ऊपर में, और दूसरे दिन वो बिल्कुल आरजेडी के साथ चले गए। वो देखिए, मैं एक बात और कहूं, नीतीश कुमार जी खुद अपना निर्णय कितना ले पा रहे हैं ये अब अन्वेषण का विषय, अनुसंधान का विषय। बिहार चुनाव को लेकर के आप लोगों ने 10 सवाल जारी किए हैं। सवाल है, बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है? महिलाओं का मुद्दा है, असुरक्षित क्यों है? स्वास्थ्य बेकार क्यों है? अपराध क्यों है? ये सवाल आप, लेकिन जो सरकार में अभी बिहार में है, वो आज भी 2005 से पहले जो सरकार थी उन पर आरोप लगा करके कि जंगल राज था उस वक्त में, उस पर ही वोट मांगते हैं। अच्छा, तो आप इस पर क्या कहेंगे? इसमें से कोई भी आंकड़ा, हाँ, ये जो आप भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, मैं कह रहा हूं, ये दोनों नीति आयोग और एनसीआरबी का आंकड़ा है। तेजस्वी जी ने अपने प्रेशर कुकर में ये आंकड़ा नहीं पकाया, नंबर 1। नंबर 2, मैं 100 दफे कह चुका हूं कि बड़े से बड़े जो बीजेपी के नेता हैं, सिंडिकेट अपराध और तमाम तरह के अपराध, बलात्कार, लूट, छिनतई, इस पर आंकड़ों पर भी बहस करनी हो, हम आज भी तैयार हैं, 2005 से पूर्व और आज। मतलब, लेकिन बात ये हो रही है कि मुजफ्फरपुर की एक बच्ची के साथ आज उस तरह का जघन्य अपराध हो, और मैं कहूं कि 20 बरस पहले ऐसी एक घटना हुई थी। आप क्या कर रहे हैं? सरकार चला रहे हो या सर्कस चला रहे हो भाई? और वो जंगल राज वाली टिप्पणी मैं हाल में भी कई जगह करेक्ट किया, वो हमारे दौर पर नहीं थी जी। वो पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कचरे के ढेर पर हाईकोर्ट की टिप्पणी थी। लेकिन अभिजात्य मीडिया, मैं यही पूछने वाला था आपसे कि ये आपको ये लगता है कि ये जो एक बनाया गया उस शासन को लेकर के, आपको लगता है कि मीडिया का एक वर्ग भी उसके लिए जिम्मेदार है? मैं मीडिया से हूं, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा वर्ग। देखिए, एक वो उस वर्ग की परेशानियां हम समझते हैं। पहली बात, जब लालू जी आए तो मैंने आपको उसमें एक पासिंग रेफरेंस में कहा था कि सत्ता समीकरण ही नहीं बदला, व्याकरण बदला जी। तो जो उस व्याकरण से तत्काल बाहर हुए वो बेचैन हो गए, लेकिन उनकी मौजूदगी मीडिया में थी, उन वर्गों की, अभिजात्य वर्गों की, थोड़ा बहुत जुडिशियरी में भी थी, तो वो और ब्यूरोक्रेसी में थी,
तो ये जो एक कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म इस अभिजात्य वर्ग का, उसमें भी एक खास तौर पर उस तरह के हठधर्मिता वाले लोगों का कि ये शासन, हमें इस तरह के लोगों का शासन नहीं चाहिए, कहने का मतलब इस तरह के लोगों को, ये जो इस तरह के लोग अपने तरह के लोगों को देखने के आदी थे, तो उसके लिए मुहावरा गढ़ा गया जंगल राज। और मैं बता रहा हूं, आज की डेट में जब वो जंगल राज बोलते हैं तो जनता थूकती है। जनता ये कहती है कि मैं आज मेरी बेटी जब तक घर वापस नहीं आ जाती है तो मुझे क्या बता रहे हो, 20 बरस क्या था। ये तो वही बात हुई ना, क्या प्रधानमंत्री जी नेहरू पर चले जाते हैं कि नेहरू नहीं कह रहे साहब 12 वर्षों से आप, 20 वर्षों से वहां आप, न रोजगार बेहतर, न पलायन रुका, न स्वास्थ्य व्यवस्था मतलब खुश बेहतर हुई, और तो और हाल के दिनों में आपने थोड़ा कॉपी पेस्ट भी करना शुरू किया। वो भी इतने, मैं समझता हूं कि एक भूस्कोल विद्यार्थी की तरह, की पूरी तरह कॉपी भी नहीं किया। तेजस्वी जी ने कुछ आइडिया जो लोगों के साथ शेयर किए थे। हाँ, वो तेजस्वी है, मैंने उनका वो देखा कि उन्होंने बोला था युवा आयोग वाली बात कही थी, यूथ कमीशन, युवा आयोग, माई बहन मान योजना। हाँ। तो उसमें इनका कमिटमेंट निरंतरता वाला नहीं है। 10,000 एक बार देख करके भी हम परीक्षा कराएंगे कि किनको। लेकिन सब अगर कॉपी पेस्ट कर लेंगे मनोज जी, तो फिर कहीं ऐसे तो नहीं होगा जनता, आप लोग जो कॉपी पेस्ट कह रहे हैं, हो सकता है इनकी अपनी योजना इन्होंने सोच रखा हो कि हम लेकर के आएंगे इसके बाद। होता है 20 बरस से सरकार चला रहे हो भाई, किसकी आंख में धूल झोंक रहे हो। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कॉपी पेस्ट बेहतर करते ना तो ओरिजिनल को मैच करता। अभी नहीं है ओरिजिनल को, बिल्कुल नहीं। वो बहुत ही पुरानी मशीन से फोटोकॉपी किया हुआ है, जिसमें कुछ दिखता है कुछ नहीं, ज्यादा नहीं दिखता है। लेकिन नीतीश कुमार के पास भी तजुर्बा है 20 साल का, वो कॉपी पेस्ट करेंगे? नहीं, देखिए हर तजुर्बा आने वाले कल के लिए बेहतर हो जरूरी नहीं है। बिहार बदलाव की कगार पे है, आप नोट कर लीजिए। बिहार बदलाव की कगार हम फिर आपसे मिलेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, बिहार में सिर्फ सरकार नहीं बदलेगी, बिहार सरोकार बदल के रख देगा इस बार। इस चुनाव में मुकाबला 75 साल करीब होने जा रहे नीतीश कुमार और 35-36 साल के तेजस्वी यादव के बीच सीधा मुकाबला आप बिहार में देख रहे हैं। ये आपको प्रशांत किशोर या बाकी फैक्टर कुछ दिखता है? देखिए, कोई नहीं। आप चूंकि रहते हैं, ग्राउंड पे रहते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि प्रशांत किशोर या जो दूसरे हैं वो आपको कोई फैक्टर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? नीतीश जी के बेहतर स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। बिल्कुल, वो बेहतर रहें, खुश रहें, और उनका जो आधार समूह है वो बहुत परेशान है, क्योंकि उसको ये खबर हो रही है कि उनकी पार्टी को लिटरली दिल्ली दरबार चला रहा है, सरकार को भी दिल्ली दरबार चला रहा है। और आप उसको, मतलब मैं दिल्ली दरबार एक ऐसा शब्द कह रहा हूं जो शब्द कई सारी चीजों को उकेर के रख देता, कई सारी चीजों को समेटता है। प्रशांत जी हो या प्रशांत जी नए आए हैं, प्रशांत जी के पास संसाधन बहुत है। मैं नहीं समझता हूं बिहार के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास उस स्केल का संसाधन है, संसाधन, धन और तमाम। और मीडिया 15 में तो आप लोग के साथ भी वो काफी मिलते जुलते रहे होंगे। 2015 जदयू थे, लेकिन आप लोग साथ मिलकर लड़े वो चुनाव। तो देखिए, मतलब सीधी सी बात है, तब वो एक अलग भूमिका में थे, आज वो एक अलग भूमिका में है। बस मुझे थोड़ा कष्ट और परेशानी ये होती है, मैं जो शुरू में आपकी हमारी बातचीत थी, बिहार को एक खास किस्म की जुबान की जरूरत है। आम बिहारी अलग अलग पार्टी में भी रहता है ना, तो तू तड़ाक की भाषा नहीं बोलता है। ये गरिमा बरकरार रहनी चाहिए। और बार बार जो शिक्षा, डिग्री, वो सब जो चीजें कहते हैं, तो मैं अपने सीमित अनुभव से ये कहता हूं कि शिक्षा और ज्ञान दो अलग चीजें होती हैं। दो वर्ष तकरीबन वो डिप्टी सीएम रहे। मैंने कहा जितने सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं, क्योंकि एक आध जगह मैं गवाह हूं, जब वो इंटरेक्ट करते थे तो कई बार उनको भी इंसाइट मिलती थी कि इस डिजाइन को ऐसे भी देखा जा सकता है, चाहे हॉस्पिटल का हो या किसी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन का हो। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि नए जो भी लोग आए उनको शुभकामनाएं, लेकिन हमारी लड़ाई दिल्ली दरबार से है। हमारी लड़ाई स्पष्ट है, सीधी लड़ाई है बिहार में, सीधी लड़ाई है कि बीजेपी जेडीयू बनाम आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट की सीधी लड़ाई है बिहार में। देखिए, सीधी लड़ाई है सीधे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी से,
कि जो नजरे नीतीश कुमार जी को आप नहीं, मतलब जाहिर है उसी पैकेज में है। जो नजरे इनायत आपकी गुजरात पे होती है वो बिहार को चाहिए। ये नहीं कि पूंजी गुजरात में और श्रमजीवी श्रम देखिए, शक्ति मेरा वो बिहार सवाल से। आखिरी था, एक और पूछ लूंगा आपसे बस। चिराग पासवान अभी मुजफ्फरपुर में परसों उन्होंने एक सभा की, लंबी सभा थी, पूरी सभा में उन्होंने एनडीए वर्ड का जिक्र नहीं किया। और दिलचस्प ये इस बात को ट्वीट जो है, इस अखबार की जो कटिंग है, उनकी पार्टी ने ही इसे ट्वीट किया है। क्या इशारा है इससे? वो एनडीए में है या कहीं आप लोगों से कुछ चल रहा हो, कुछ नहीं, क्या है? देखिए, मैं हाँ। वो अपने आप को हनुमान कहते हैं, तो जो अपने आप को देवी देवताओं की कैटेगरी में लेके चला जाता है, उनके बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं। मैं छोटा इंसान, वो जाने, उनका काम जाने, उनकी योजनाएं परियोजनाएं क्या है। लेकिन वो आक्रामक रहते हैं, मतलब बिहार के मुद्दों पे जैसे आप लोग अटैकिंग रहते हैं, वो कई बार अपराध पर उन्होंने काफी अटैक किया था उस समय नीतीश कुमार पर, लेकिन फिर वो एनडीए के कोई साथ भी है। अटैक, लेकिन उनका जो नारा है नव नेतृत्व, मिहिर जी, हाँ, इनकंसिस्टेंसी अच्छी चीज नहीं होती है। जो करो कंसिस्टेंट रहो। मैंने कल इवन इसमें कहा कि उन्होंने एक नव नेतृत्व भी उसमें जोड़ा है, तो मैंने उस पर मेरा यही था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ने की बात है, तो ये नव नेतृत्व क्या कहा ना कि हनुमान वगैरह, प्रधानमंत्री जी जब आप अपने को नॉन बायोलॉजिकल बता देते हैं तो मैं क्या सवाल करूं। हम तो बायोलॉजिकल बीइंग से सवाल करते हैं। बहुत शुक्रिया मनोज झा जी। और आपको ये भी बता दें, मनोज झा जी जितने पढ़े लिखे हैं उसके साथ साथ राजनीति के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में बहुत सक्रिय हैं। और हमने फिल्मों पे कोई सवाल नहीं किया इनसे, क्योंकि बहुत सारे पोस्टर्स मैं देख रहा हूं, उस पर हम अगली बार बात करेंगे मनोज झा जी से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इतना टाइम देने के लिए।